हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन नंबर 71 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 72 से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ पंच कार्ड प्रोसेसिंग। देखो, पंच कार्ड प्रोसेसिंग के फादर कौन है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर बन जाएगा, यहाँ पे हरमत हॉरिस यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, है ना। क्यों राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो पंच कार्ड थे वो किसने बनाए थे, वो बनाए थे जोसेफ। ठीक है, जोसेफ जैकब के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, जोसेफ जैकब के द्वारा बनाया गया था। पर उन्होंने ये ना कंप्यूटर में यूज़ नहीं किया था, उन्होंने अपनी मशीन उन्होंने बनाई थी। उसका नाम क्या था, जैकर्ड लूम। उस मशीन का नाम क्या था, जैकर्ड लूम। तो उनकी एक मशीन थी जैकर्ड लूम। उन्होंने क्या किया था इसके लिए, और ये मशीन किसके लिए थी, वो बेसिकली टेक्सटाइल की वो मशीन थी, है ना। टेक्सटाइल मशीन जहाँ पे बेसिकली क्या होते थे, कपड़े वगैरह क्या होते थे, बुनते थे वो। तो टेक्सटाइल मशीन के लिए उन्होंने क्या किया था, एक पंच कार्ड का यूज़ किया था। पंच कार्ड मतलब उन्होंने क्या बोला था कि हम क्या करते हैं, जो बार बार मुझे एक डिज़ाइन है उसको बार बार मतलब यूज़ करना है, तो इससे बेटर है मैं क्या करता हूँ, एक जगह पे उसको प्लेस कर देता हूँ एक कार्ड के ऊपर। और जब मुझे वो डिज़ाइन प्रिंट करना होगा तो मैं मशीन के अंदर उस कार्ड को यूज़ करूँगा, और वो मशीन ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे मैंने उसको पंच किया होगा वहाँ वहाँ पे वो क्या कर देगा, उस छेद के थ्रू जो मेरी सुई होगी वो क्या करेगी, कपड़े के ऊपर वो प्रिंट वहाँ पे एक तरीके से इम्प्रिंट कर देगी उस कपड़े के ऊपर। तो ये जो कंसेप्ट था वो पंच कार्ड का स्टार्टिंग में दिया गया था, जोसेफ मैरी जैकेट, जिसको हम जोसेफ जैकेट भी बोलते हैं। और इन्होंने जो हमारी मशीन थी जैकेट लूम, उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया था। ये आ जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके अलावा मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, पर बेटा कंप्यूटर में भी ना पंच कार्ड का यूज़ किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर में पंच कार्ड, दोनों क्वेश्चन अलग हैं पर दोनों आपको अंडरस्टैंड करने हैं। नॉर्मली पूछा होगा कि सबसे पहले पंच कार्ड किसने बनाया है, तब आप बोलेंगे, या फिर किसने बेसिकली यूज़ किया है, तो आप बोलेंगे जोसेफ जैकब ने। पर कंप्यूटर में पंच कार्ड सबसे पहले किसने इम्प्लीमेंट किया है, तब आप बोलेंगे कि सर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हरमित हॉलरिथ की। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पंच कार्ड प्रोसेसिंग। कि इन्होंने क्या किया था, पंच कार्ड की हेल्प से डाटा हमें कैसे प्रोसेस करना है, फिर डाटा हमें कैसे इनपुट देना है, प्लस डाटा की हमें कैसे आउटपुट लेनी है, वो किसने इम्प्लीमेंट किया था कंप्यूटर के अंदर, वो हरमत हॉलित ने किया था। दोनों क्वेश्चन अलग है पर दोनों इंपॉर्टेंट है। और हरमत हॉलित ने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटर बनाया था। ये भी आपने याद करना है, क्या बनाया था इन्होंने, इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिकल क्या बनाया था इन्होंने, एक तरीके से पंच कार्ड टेबुलेटर या फिर टेबुलेटर मशीन इन्होंने बनाई थी। ये भी आपने याद रखना है ना। बाकी देखो, जो ये मशीन थी ये कहाँ पे यूज़ की गई थी, ये वाली मशीन थी, ये कहाँ पे यूज़ की गई थी, ये यूज़ की गई थी और जो आपकी यूएस के ना सेंसस हुए थे, यूएस के जो सेंसस हुए थे, जनगणना हुई थी कब की, 1890 की। तो वहाँ पे ना इस मशीन को यूज़ किया गया था। तो काफ़ी पॉपुलर मशीन है, इसको भी आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। तो आपके लिए सिंपल सा होमवर्क रहेगा कि कौन सी मशीन, जब मैं बार यहाँ पे मशीन की बात कर रहा हूँ, तो कौन सी मशीन थी ये, है ना, कौन सी ये मशीन थी। इस मशीन के बारे में आप काइंडली मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं बताने के लिए अभी बता दूंगा, पर आप अपनी साइड से बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करोगे, और मैं वो नहीं चाहता हूँ। आप थोड़ा बहुत एफर्ट अपनी साइड से करें। 99% एफर्ट मेरे कर रहेंगे, 1% एफर्ट है वो आप करेगा, और वही 1% एफर्ट क्या करेगा, आपको औरों से अलग बनाएगा। तो ये आपके लिए सिंपल सा होमवर्क रहेगा, कौन सी मशीन थी जो हरमत हॉलित ने बनाई थी, जो बेसिकली सेंसिस में यूज़ हुई थी 1890 में। ये छोटा सा आपका होमवर्क रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड वाज इंट्रोड्यूस फॉर। तो पंच कार्ड किसके लिए मतलब इंट्रोड्यूस हुए थे, जब भी हमें डाटा को इनपुट लेना है या फिर आउटपुट लेना है। देखो, एक तो हमने क्या बोला, डाटा को इनपुट या फिर आउटपुट लेने के लिए हमने यूज़ किया था पंच कार्ड को। इसके अलावा मुझे क्या करना है, डाटा को स्टोर करना है। तो अगर इनमें से ऑप्शन में कोई भी आएगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है, तो देखो ना तो कंप्यूटर, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कंप्यूटर नेटवर्किंग, है ना। सेकंड लिखा है डाटा एनालिसिस, फिर हमारे पास थर्ड लिखा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फिर फोर्थ लिखा है रेडियो ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे नॉर्मली आप देखो कि यहाँ पे क्या बन सकता है आपका राइट आंसर। देखो, अगर हम बात कर लेते हैं नियर अबाउट, क्या बन जाएगा, डाटा एनालिसिस करना, कि डाटा को हमें क्या करना है, क्योंकि डाटा को हम इनपुट करवाएंगे, इनपुट होने के बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो क्या होगा, कोई ना कहीं स्टोर होगा। तो एज पर ऑप्शन हम देखें तो सबसे जो नियरेस्ट राइट आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, डाटा को एनालाइज करना है, फिर एनालिसिस करना डाटा के ऊपर। ओके, तो आपने बस ये याद रखना है कि अगर नॉर्मली पूछा होगा तो डाटा इनपुट आउटपुट या फिर स्टोरेज, वहीं अगर आपको एग्जामिनर को घुमा के पूछना होगा तो वो टर्म यूज़ करेगा डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग,
ऐसी टर्म में वो यूज़ करेगा। तो पंच कार्ड कहाँ पे यूज़ किया था? कंप्यूटर में यूज़ किया गया था फॉर डाटा एनालिसिस या फिर डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री? तो कौन सी हमारे पास लेडी थी? लेडी का नाम क्या था? लेडी अगस्ता लवलेस, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो लेडी अगस्ता लवलेस इनका नाम था, है ना। एडा लवलेस इसको हम बोल देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो काइंडली आपने इनको भी क्या करना है, नोट कर लेना, ठीक है। इनका लास्ट का नाम ना लवलेस था, लेडी अगस्ता लवलेस। ओके, तो ये आपने काइंडली नोट कर लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो वर्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कब आया था? ये आया था 1971 में, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, तो उसको आप कैंसिल आउट कर देना। नोट कर सकते हो कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 1971 में आया था। कब बेसिकली इसका किसने बनाया था? इंटेल ने इसको बनाया था। और बेसिकली क्या नाम था इसका? तो ये इंटेल का 4004 माइक्रो प्रोसेसर था। अच्छा, कितने बिट का था ये? हमारे पास 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था ये, है ना। और ये कब आया था? 1971 में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आपने नोट कर लेना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन। तो एडवांटेज क्या थी थर्ड जनरेशन की? तो उस टाइम के जो सिस्टम थे छोटे थे, ज़्यादा रिलायबल थे, कम एनर्जी यूज़ करते थे। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस क्या बन जाएगा? राइट यहाँ पे हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेकल वाज इंट्रोड्यूस इन। तो ओरेकल हमारे पास कब आया था? ओरेकल हमारे पास मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा लेट 1970s में आया था, है ना। तो मतलब 79 के आसपास ही आया था। तो अब आप मुझे खुद बताओ, तो ओरेकल या फिर जो हमारे पास एसक्यूएल है वो कौन सी जनरेशन को बिलोंग करती है? तो फोर्थ को चलती है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या बन जाएगा? फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास ओरेकल है ना, ओरेकल की क्या किया था? जो हमारे पास फर्स्ट कमर्शियल वर्जन ऑफ एसक्यूएल या फिर इसको बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस, उसको रिलीज़ किया था, वो कौन था? 1979। तो ये आपने नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास ना ओरेकल कंपनी है, हमारे पास क्या है, ओरेकल एक कंपनी है। इसने क्या किया था? इसका जो वर्जन सेकंड था, और ये वर्जन सेकंड क्या था हमारे पास? फर्स्ट कमर्शियल वर्जन था। मतलब इससे पहले जो ओरेकल का वर्जन 1 था ना, वो लोगों के लिए नहीं था, वो कमर्शियल नहीं था। पर जो ओरेकल का वर्जन 2 आया था, वो क्या था? फर्स्ट कमर्शियल था। इसको क्या किया था? लोगों को दे दिया गया था। इसमें क्या था? जो फर्स्ट कमर्शियल जो उन्होंने ओरेकल का दिया था, इसमें क्या क्या खूबियाँ थी? इसमें ये खूबी थी कि हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में था, DBMS के ऊपर ये काम करता था। तो जो भी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इसमें टेबल मुझे बनाने हैं, कैसे मुझे डाटाबेस क्रिएट करना है, उसको बनाने के लिए एक इसकी लैंग्वेज भी थी, एक भाषा भी थी। उस भाषा का नाम आ जाता है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल कौन सी जनरेशन को बिलोंग करती है? सर, ये भी हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आती है। तो ऐसे करके ना आपको सारे क्वेश्चंस का लिंक करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ पे लिंक हो रहा है, कौन सा डाटा है वो किस वे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। बाकी वर्जन 2 आया कब था? 1979 में आया था। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ कैशे मेमोरी वाज इंट्रोड्यूस इन फिल इन द ब्लैंक जनरेशन। तो कौन सी जनरेशन में आती है कैशे मेमोरी का कॉन्टेक्स्ट? तो ये हमारे पास थर्ड फोर्थ जनरेशन के आसपास आया था। पर अगर हम नियर अबाउट की बात कर लेते हैं, तो हम बात कर सकते हैं थर्ड जनरेशन में। क्योंकि वही चीज़ मैंने आपको बताया ना, ट्रांजिशन पीरियड, कि थर्ड जनरेशन में आनी स्टार्ट हो गई थी, फोर्थ जनरेशन में हमने तो उसको फुल यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया था। पर जहाँ से आई थी तो हमने तो उसी का कॉन्टेक्स्ट देना है ना एग्जामिनर को। तो यहाँ पे थर्ड क्या बन जाएगा? राइट आंसर आपका बन जाएगा ना। बाकी आपको पता है ये कैशे ऐसी मेमोरी होती है जो कहाँ पे लाई करती है, जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? CPU की मेमोरी। तो CPU और हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी कौन सी होती है हमारे पास? रैम। इस इन दोनों के बीच में एक मेमोरी होती है जो काफ़ी फास्ट होती है। दोनों के मतलब दोनों के बीच में होगी तो ऑब्वियसली फास्ट होगी ना। तो मतलब रजिस्टर से कम फास्ट होगी, पर मेन मेमोरी से वो ज़्यादा फास्ट होगी। तो वो मेमोरी कौन सी आ जाती है? कैशे मेमोरी आ जाती है। तो ये भी आपने नोट करना है कि एक ऐसी मेमोरी होती है जो CPU से मतलब CPU रजिस्टर से कम फास्ट होती है, पर वहीं अगर हम मेन मेमोरी की बात कर लेते हैं, इससे ये ज़्यादा फास्ट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द। एक्सपर्ट सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ये हमारे पास फिफ्थ जनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। एक्सपर्ट सिस्टम क्या बोलते हैं? ये कैसे सिस्टम होते हैं जो रिलाई करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि वो ह्यूमन का जो डिसीजन मेकिंग है उसको मिमिक कर पाए। जैसे ह्यूमन कैसे डिसाइड करेगा किसके, जैसे मान लेते हैं मैंने उसको कोई टास्क दिया, एक टास्क मैंने कंप्यूटर को दिया, एक टास्क मैंने ह्यूमन को दिया। अब जो फिफ्थ जनरेशन का सिस्टम होगा वो उसको कैसे
मतलब इंटरप्रेट करेगा, कैसे वो मिमिक करेगा कि ऐसा लगे कि वो ह्यूमन ही वो काम कर रहे हैं। तो जो इस टाइप के सिस्टम्स होते हैं उनको हम एक्सपर्ट सिस्टम हम बोल देते हैं। तो मिमिक करना, तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो हमारी एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर आती है और वो फिफ्थ जनरेशन को बिलोंग करती है। और फिफ्थ जनरेशन हमारी किससे बिलोंग करती है? एआई से वो बिलोंग करती है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक एंड इमेज रिकॉग्निशन आर द फीचर्स ऑफ इन द ब्लैंक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ग्राफिक और ये सारी चीज़ें कब आ गई थी? आपने याद रखना है कि ये हमारे पास ग्राफिक या फिर इमेज रिकॉग्नाइज करने के जो फीचर्स हैं, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी? एआई की हम बात कर रहे हैं। तो एआई बेसिकली कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है? तो फिफ्थ जनरेशन को बिलोंग करता है। तो डी यहाँ पे क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि जब भी हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं ना, तो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स विजुअल डाटा dynamically requires the advanced parallel processing capability। और advanced parallel processing capability कहाँ पे आती है? सिर्फ और सिर्फ हमारी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आती है। तभी मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाई है, क्योंकि यहाँ पे बात की है रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज करना, जैसे मैं आपकी फ़ोटो दिखाऊँ एआई को, तो एआई क्या करेगा? उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद वो आपकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक बता सकता है ना? एनालाइज करने के बाद बता सकता है कि आप मेल हो कि आप फीमेल हो, है ना? क्योंकि हमने उसको क्या किया होता है? ट्रेन किया होता है। अलग अलग डाटा के ऊपर हमने क्या किया होता है? हमारा एआई मॉडल होता है, उसको हमने ट्रेन किया होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जब भी रिकॉग्नाइज करना, ये करना, वो हमारी फिफ्थ जनरेशन से बिलोंग करती है, क्योंकि यहाँ पे ना पैरेलल प्रोसेसिंग का काम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। देखो यहाँ पे वही चीज़ है। देखो यहाँ पे जो मैं टर्म यहाँ पे बता रहा हूँ ना, कि फर्स्ट फुल्ली, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फर्स्ट मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट तब बन जाती हैं क्योंकि पढ़ा तो सबने होता है, पर जब तक आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगी कि मैकेनिकल कौन से डिवाइसेस थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कौन से डिवाइसेस थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से डिवाइसेस थे, तब तक आपको ये मतलब हिस्ट्री सभी को बोरिंग ही लगती है। पर आपने बोरिंग होकर नहीं पढ़ना है, आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि जो टॉपिक है वो कैसे हमने बाइफिकेट करके पढ़ने हैं और याद करने हैं। तो फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये कौन था? हमारे पास एनिएक था। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा, यही चीज़ मैं आपको घुमा के पूछ लूँ, फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर which was which was released for which was released for public use। ठीक है, पब्लिक स्लैश कमर्शियल यूज़, कमर्शियल यूज़। अब मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी चेंज कर दी कि है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही है, पर वो पहला कंप्यूटर था जो पब्लिकली हमने कमर्शियल लोगों को देना वो स्टार्ट कर दिया था। तो वो कौन सा बन जाएगा? वो यूनिवैग बन जाएगा उस टाइम पे। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक ही है, पर तरीका क्या बन जाता है? अलग बन जाता है। एज पर डाटा तरीका क्या बन जाता है? अलग बन जाता है। बाकी मैंने आपको बताया ही था, एनियाक और एडसैक थे, ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट यूज़ करती थी। तो ऑब्वियसली जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसको सबसे पहले यूज़ कौन करता है? उसकी गवर्नमेंट ही करती है ना, जहाँ पे वो चीज़ बनी है। तो ऐसे करके आपने चीज़ें याद करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर प्रेजेंट एंड। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे देखने को मिल जाती हैं? ये हमें सर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर हमें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लैंग्वेज ऑफ वर्ड कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इसको हम क्या बोल देते हैं? कंप्यूटेरे हम बोल देते हैं। कंप्यूटेरे हम बोल देते हैं लैटिन मतलब लैटिन भाषा के अंदर। तो ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती है, नोट करनी होती है। बाकी चलो इसके जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच।